जी अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट 5 रीजंस की वजह से नहीं होती। 5 रीजन की वजह से नहीं होती। किस किस वजह से? कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। वन बाय वन हम इन सब को एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने स्टडी किया है सिर्फ कोerशन को। आज हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली अनड्यू इन्फ्लुएंस ज्यादा अहम है कोerशन की निस्बत से। तो आपने अटेंटिव होकर इसको पढ़ना है। ठीक है जी, एक एसी मेरा बंद कर दें। अटेंटिव हो गया। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई एक लफ्ज भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए ना, ऐसे ना करें। कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं नहीं, ये नहीं, इसका मतलब है आपने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं, वरना पढ़ा हो और कोई भी सवाल जहन में ना आए, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं पूछना। जी जी, शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, जब हम स्ट्रेंजर लफ्ज बोलते हैं, देखे लॉ जब कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में होता है 2 पार्टीज के दरमियान में। हम लीगल टर्म में इसे कहा करते हैं पार्टी 1 और पार्टी 2। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, पार्टी 1 से मुराद है जैसे कोई सेलर हो, और पार्टी 2 से मुराद है जैसे कोई बायर हो। पार्टी 1 और पार्टी 2 दोनों का सिंगल होना जरूरी नहीं, अक्सर एग्रीमेंट सिंगल ही होते हैं। यानी पार्टी 1 में भी एक ही बंदा होगा, पार्टी 2 में भी एक ही बंदा होगा। लेकिन अगर पार्टी 1 बाज़ का प्रॉपर्टी जॉइंट होती है, उस पार्टी 1 में अगर एक से ज्यादा लोग हैं, जॉइंट प्रॉमिस का हो सकते हैं क्या? अगर पार्टी 1 में 2 लोग हैं ना, क्योंकि जॉइंट ओनर थे, तो उन दोनों को भी हम लॉ की लैंग्वेज में पार्टी 1 ही कहते हैं। और अदर सेकंड पार्टी, पार्टी 2 किसको कहते हैं? जो बायर है। बायर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो याद रखिए, कोई भी एग्रीमेंट होगा ना, उसमें हमेशा 2 पार्टीज होंगी। लोग 4 हो सकते हैं, समझ आ रही है बात? लोग 4 हो सकते हैं, लेकिन पार्टीज 2, एक प्रोमिजर वाली साइड पे, एक प्रोमिजी वाली साइड पे। प्रोमिजर की तादाद 10 भी हो जाए, प्रोमिजी की तादाद 20 भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट में उन सबका नाम आएगा, लेकिन उन सबको एक ही ग्रुप कहा जाएगा। और वो ग्रुप क्या होगा? पार्टी 1 और पार्टी 2। ये पॉइंट समझ आया? आगे सुने। इन पार्टी 1 और पार्टी 2 यानी प्रोमिजर और प्रोमिजी के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन्हें कहा जाता है थर्ड पार्टीज। आप उन्हें थर्ड पार्टीज भी कह सकते हैं, कभी लॉ उन्हें कहता है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट में कोई जो ना प्रोमिजर है ना प्रोमिजी है। ये बात समझ आ गई? लेकिन एक सिचुएशन होती है, दोनों में फर्क समझ आ गया? पार्टी 2 कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और स्ट्रेंजर क्या होगा? ठीक है, एक दरमियान में 50-50 वाली सिचुएशन होती है, वो होता है एजेंट। एजेंट ऐसा पर्सन है जो ना तो प्रोमिजर या प्रोमिजी है और ना ही थर्ड पार्टी है। इसको असल में एज्यूम्ड कह लें कि एज्यूम्ड प्रोमिजर है या एज्यूम्ड, क्योंकि प्रोमिजर ने अगर एजेंट को अपॉइंट किया तो ऐसा समझा जाता है जैसे वो प्रोमिजर ही हो। प्रोमिजी ने एजेंट को अपॉइंट किया तो ऐसा समझा जाता है जैसे। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंक्लूजन के ऊपर, किस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिजर होगा या उसका एजेंट होगा, प्रोमिजी होगा या उसका एजेंट होगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सब के लिए लॉ क्या नाम यूज करता है? थर्ड पार्टीज, या एक दूसरा लफ्ज भी स्ट्रेंजर। ठीक है, जब कभी स्ट्रेंजर आ जाए, इसका मतलब आपने क्या लॉ के अपने लफ्ज, जैसे एलियन, अब उसने लफ्ज इजाद किया हुआ है, हालांकि एलियन का मतलब वो नहीं है क्या, तो इसी तरह स्ट्रेंजर का वर्ड भी उसने इजाद किया। ठीक है, वो चाहे हो सकता है उसका भाई हो, जो बंदा एग्रीमेंट कर रहा है, अगर उसका भाई है प्रैक्टिकली तो उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं होगा ना, सारी उम्र उसके साथ गुजारी है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज में चूंकि वो भाई ना प्रोमिजर है ना प्रोमिजी है, तो वो थर्ड पार्टी, उसे लॉ स्ट्रेंजर ही कहेगा। क्लियर होगी ये बात? लफ्ज स्ट्रेंजर समझ आ गया किस कंटेक्स्ट में लॉ यूज करता है? चलिए
अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, पढ़ने जा रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहले डेफिनेशन। वो कहते हैं डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जरा गौर से सुनेगा। व्हेन वन पार्टी, कल मैंने आपको शायद कल परसों एग्जांपल दी थी छोटी सी, वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की, कि उसमें किस तरीके से टीचर किसी स्टूडेंट को के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है। याद है आपको वो भाई की बाइक मैंने 5000 में खरीद ली थी, भाई ने भी खुशी खुशी बेच दी थी उस वक्त। तो वो एग्जांपल थी अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्वेश्चन में जो पहला सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि क्वेश्चन क्राइम है और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम नहीं है, यह इमोशनली ब्लैकमेल करना। लॉ क्या कहता है, कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कब एक्सरसाइज होता है। क्वेश्चन में तो था ना, जब पाकिस्तान पेनल कोड में जो क्राइम एक्ट वो का एक्ट किया जाए, अनलॉफुल डिटेन किया जाए, किसी को इंजरी पहुंचाई जाए, ये क्वेश्चन में है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, व्हेन वन पार्टी, कोई एक पार्टी हैज क्लोज रिलेशन डोमिनेटिंग पोजीशन, जब एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई क्लोज रिलेशन हो, क्या हो, क्लोज रिलेशन हो, और वो रिलेशन ऐसा है जिसकी वजह से वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। इसका मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगी, प्रोबेबली कह ले कि किसी सुपीरियर पोजीशन पे होगी, दूसरी पार्टी किसी लोअर पोजीशन पे होगी। डोमिनेटिंग के लफ्ज है ये, डोमिनेटिंग यहाँ पे एक की वर्ड है, पावर वर्ड है। जब दो पार्टीज के दरमियान में कोई क्लोज रिलेशनशिप हो, क्या हो, क्लोज रिलेशनशिप, क्या हो, क्लोज रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप की वजह से एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, कर सकती है दूसरे की विल को, दूसरे की मर्जी को, ठीक है, और फिर इस पोजीशन को की वजह से डोमिनेट किया जाता है, इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू, इसमें वन बाय वन कुछ चीजों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। पहली चीज, लॉ ने कहा क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज में। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप। याद रखिए ये रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप हो जरूरी नहीं, ये ब्लड रिलेशनशिप के अलावा भी हो सकता है। जैसे भाई के साथ हमने जो एग्जांपल शेयर की थी टीचर स्टूडेंट वाली, उनमें ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं था। वैसे तो अगर मैं उनका असल में बड़ा भाई होता तो वो भी क्लोज रिलेशनशिप होता, वो भी क्लोज रिलेशनशिप था। क्या उसमें भी बड़ा भाई छोटे को डोमिनेट कर सकता है, उसकी विल को, उसकी मर्जी को? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। वहां पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस था, लेकिन वहां पे क्लोज रिलेशन में ब्लड रिलेशन था। यहां क्लास में अगर टीचर स्टूडेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, इसमें भी क्लोज रिलेशन है, लेकिन इसमें ब्लड रिलेशन नहीं है। तो पहली बात आपने क्या समझी, रिलेशन होना जरूरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, वो ब्लड रिलेशन हो जरूरी नहीं। वो आगे चल के कुछ एग्जांपल्स आपको बताएगा, कहेगा कि पुलिस ऑफिसर एक्यूज जो है, इसमें अगर पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, क्या इसमें सोचे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। वो हो सकता है उसे कि भाईजान आपके ऊपर 2 और चार्जेस लगा के आपको भेज दूंगा 6 महीने के लिए, वरना मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। हो सकता है कि नहीं? इसी तरह कोई पेशेंट अगर बुरी हालत में पड़ा हुआ है और डॉक्टर उसे कहता है भाई ये इंजेक्शन मेरे पास है लेकिन लगाऊंगा तब जब आप मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि इस इंजेक्शन के बदले में 10 लाख मुझे दोगे, हालांकि इंजेक्शन जो है वो 5000 में मिल जाता है मार्केट से। जी ये इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अगर वो उसको बेच रहा, करे मर्जी आपकी, चाहे तो आप खरीदे मेरे से, चाहे ना खरीदे। तो कंसेप्ट क्या है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन होना जरूरी है, ब्लड रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जब दो पार्टीज में रिलेशन होता है ना, सम टाइम वो रिलेशन होता है इक्वालिटी की बेस पे, दोनों पार्टीज इक्वल है। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वल पोजीशन पे, इक्वल फुटिंग पे है। तो लेकिन सम टाइम कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें पार्टीज को इक्वल पोजीशन पे, रिलेशनशिप है दोनों में, इक्वल पोजीशन पे अज्यूम नहीं किया जाता। एक पार्टी को डोमिनेटिंग पोजीशन पे समझा जाता है, दूसरी को लोअर पोजीशन पे।
जैसे बाप और बेटा की एग्जांपल है, इसमें भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशन, कंपेयर कीजिए, हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशनशिप है, बाप बेटा में भी रिलेशनशिप है। फर्क क्या है, एक में डोमिनेटिंग द पोजीशन का कंसेप्ट है, दूसरे में डोमिनेटिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो अंडी इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पहले उसने क्या बोला, रिलेशन, दूसरा अहम लफ्ज क्या बोला उसने, डोमिनेटिंग। बाकी भी कुछ अल्फाज है डेफिनेशन के, लेकिन वो इतने अहम नहीं है, जो अहम अल्फाज है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। रिलेशन होगा, डोमिनेट कर रहा होगा एक बंदा, और फिर वो इस पोजीशन को, अगर तो डोमिनेटिंग पोजीशन है लेकिन कोई बंदा उसका फायदा नहीं उठाता और एग्रीमेंट नहीं करता, क्या ये कहा जाएगा कि उसने अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया? नहीं किया। लेकिन अगर वो इसका फायदा उठाते हो, क्या अनफेयर एडवांटेज, क्या अनफेयर एडवांटेज, अगर इस डोमिनेटिंग पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया जाए और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो फिर इसे क्या कहेंगे, अब हुई अंडी इन्फ्लुएंस। यानी तीन चीजें आपने जहन में रखनी है। पहला, अंडी इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन, और जहन में आ जाए रिलेशन ब्लड लाजमी नहीं होना। दूसरी चीज डोमिनेटिंग पार्टी, डोमिनेटिंग। तीसरी चीज इसका अनफेयर एडवांटेज उठाया हो, अनफेयर एडवांटेज, डोमिनेटिंग पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया हो, फिर क्वेश्चन होगी। जी हाँ, अंडी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर सॉरी, फिर ये अंडी इन्फ्लुएंस होगा, क्वेश्चन नहीं, अंडी इन्फ्लुएंस होगा, सही कह रहे हैं भाई। क्लियर हुई ये बात? अब हमें वो क्या बता रहा है सुन लें। अब अगला कंसेप्ट केस स्टडी के, याद रखें जहां कहीं आपको, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, लॉ में एग्जाम्पल्स देना, आपने एक एक एग्जाम्पल को रुक के पढ़ना समझना जरूर है। एग्जाम्पल्स एक गुड मटेरियल होता है केस स्टडी बनाने के लिए, ठीक है। ये मैं चूंकि टीचर हूं, मुझे इसका अंदाजा, मैंने अगर केस स्टडी बनानी होगी ना किसी ना किसी रैंडमली किसी भी एग्जाम्पल को पिक कर लूंगा और उसको केस की शक्ल बना के आपके सामने रख दूंगा। तो पूरे बिजनेस लॉ में जहां कहीं एग्जाम्पल्स हो ना, आपने उन एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल को, उससे केस स्टडी बन सकती है। तो अब हम एग्जाम्पल्स दो तरह की पढ़ेंगे। किन दो तरह की? एक वो रिलेशंस में डोमिनेटिंग पोजीशन होती है और अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाता है, एक वो एग्जाम्पल। और दूसरी कौन सी एग्जाम्पल्स आपको सिखाऊंगा कि वो पोजीशंस जो डोमिनेटिंग नहीं है, जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम नहीं किया जाएगा, एक वो जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाए, दूसरी वो जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम। देखें अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए कोई भी डेफिनेशन होती है एग्जाम्पल्स के बगैर इनकम्प्लीट है, ये तो आप समझते हैं ना। हमने अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पढ़ी है, अभी उसकी एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हालांकि कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको सिर्फ यही बता देता ना कि ये वो एग्जाम्पल है जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो वो भी काफी था। लेकिन साथ ही साथ हमने आपको वो एग्जाम्पल्स भी दे दी जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ताकि कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। भाई समझ गए क्या सीखने जा रहे हैं हम? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सी एग्जाम्पल सीखना चाहते हैं, जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाता है वो, या जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम नहीं किया जाता वो? ठीक है, जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाता है वो सुन लें। पहली तीन कैटेगरीज ब्लू में कैटेगरीज है, हेडिंग रेड में एग्जाम्पल है। क्या समझने जा रहे हैं सर? हमें वो सिचुएशन बताइए जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस अज्यूम किया जाता है। अज्यूम किया जाता है कि है। अगर अज्यूम किया जाता है तो उसका मतलब कोई हमसे सबूत नहीं मांगेगा होने का, अज्यूम किया जाएगा कि है। पहली एग्जांपल, व्हेन देयर इज रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, बज़ाहिर रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की क्या एग्जांपल है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसका मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रेशराइज करके अगर कोई एग्रीमेंट कर लेता है, कोई एग्रीमेंट कर, और एम्प्लॉय जाके कोर्ट में कहता है सर देखिए उन्होंने कहा था कि ओवर टाइम लगाओ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें,
और अगर तुमने ओवर टाइम ना लगाया, ये साइन करो कि तुम ओवर टाइम लगा, तो तुम्हें हम जॉब से निकाल देंगे। अब ये एम्प्लॉय अगर कोर्ट में जाके ये कहता है सर मैंने तो उस वक्त मजबूरी के मारे जॉब बचाने के लिए साइन कर दिए थे, ओवर टाइम के, मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहता, क्या कोर्ट उसे कहेगा जाओ सबूत लाओ कि उस बंदे ने तुम्हें प्रेशराइज किया है? कि कोर्ट एज्यूम करेगा अंडर इन्फ्लुएंस है, एज्यूम करेगा। एज्यूम करने का मतलब ये है, ठीक है। अगली एग्जांपल, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड। अगर कोई पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड है, ठीक है, एक्यूज्ड ने कोई पुलिस ऑफिसर के साथ एग्रीमेंट हुआ, तो क्या पुलिस ऑफिसर अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मली किसी भी एक्यूज जो किसी केस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है कभी अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेच दो वरना तुम्हें इस केस में लंबा ही अंदर जेल में सड़ते रहोगे, एग्रीमेंट कर लिया क्या, और उस एक्यूज पर्सन ने जाके कोर्ट में कह दिया सर उस वक्त तो चूंकि मेरे ऊपर केस चल रहा था और पुलिस ऑफिसर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इसीलिए मैंने इसके प्रेशर में आके एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या कोर्ट उससे कहेगा कि सबूत लाओ कि अंडर इन्फ्लुएंस था? नहीं, ठीक है, एज्यूम करेगा। इसी तरह बाकी के रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड, इनमें भी अंडर इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाता है। फिर नेक्स्ट, गार्डियन एंड माइनर। गार्डियन एंड माइनर आपको पता है, गार्डियन एंड माइनर का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का है। नेक्स्ट, मेंटल कैपेसिटी इज इफेक्टेड। अगर किसी पर्सन की मेंटल कैपेसिटी इफेक्टेड हो, उसकी एज की वजह से, इलनेस की वजह से, कोई आदमी बहुत बूढ़ा है, एक अटेंडेंट उसकी खिदमत कर रहा है, ठीक है, बेटा जो है आई कैप ने केस इस तरह का बनाया कि बेटा अमेरिका में बैठ वो स्टडी कर रहा है और बाप की तबीयत खराब हुई, बेटे ने किसी अटेंडेंट को कहा कि आगे मेरे बाप की खिदमत करो, बाप के नाम पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अटेंडेंट ने खिदमत करते करते कुछ बातें उसे अच्छी अच्छी करके उसको ट्रैप में किया और उसे कहा सर ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना अनकरीब इसका रेट गिरने वाला है, करीब ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उस प्रोजेक्ट की वजह से गवर्नमेंट इस सारी लैंड को एक्वायर कर लेगी और आपको थोड़े से पैसे देगी, आपको पता है गवर्नमेंट थोड़े से पैसे, तो आप ऐसा कीजिए इसको जल्द से जल्द बेच दें, ठीक है। तो चलें, मैं तो चूंकि इधर ही रहता हूं तो मैं इसका अच्छे तरीके से ध्यान रख लूंगा, आपका बेटा अमेरिका में है, उसने कुछ अरसे बाद आपको अमेरिका बुला लेना है, फिर तो इधर कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, तो आप मुझे इस तरह की बातें करके प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। अब चूंकि उस पर्सन की तबीयत ऐसी थी, एज, इलनेस, इस वजह से वो प्रॉपर मार्केट में जाके सर्च नहीं कर सका, वो जो बाप था, साइन कर दिए। क्या बताइए इस सिचुएशन में अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ? अंडर इन्फ्लुएंस बिल्कुल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। तो किसी की एज ऐसी हो या इलनेस की वजह से, आपको पता है मेंटल जो सोचने समझने की सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही सोच समझ ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो जाएगा, फिर अनसाउंड माइंड नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी एज के साथ या इलनेस हो तो बहुत सी ऐसी चीजें जो बंदा हालांकि कर सकता है लेकिन वो सुस्ती के मारे नहीं कर पाता, तो वहां पे लॉ क्या कहता है, अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, और डॉक्टर एंड पेशेंट भी हुई बात, क्लियर? अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है तो मैं आपसे फिर दोबारा इन एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं। अब की बार मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों हर एग्जाम्पल में पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? पहली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन में है। दूसरा, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज, पुलिस ऑफिसर। पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट, शाबाश। और डॉक्टर एंड पेशेंट में, डॉक्टर, शाबाश। टीचर और स्टूडेंट में, टीचर, शाबाश। ये क्लियरली एग्जांपल नहीं है लेकिन एक केस स्टडी में उसने टीचर और स्टूडेंट वाली एग्जांपल को भी डिस्कस किया हुआ है, क्लियर हो गया। बल्कि एक एग्जांपल में तो उसने कहा ये जो होते हैं ना गुरु, ये जो रूहानी स्पिरिचुअल एडवाइजर्स होते हैं, पीर साहब और एक मुरीद साहब, पीर साहब में और ये उसने एग्जांपल क्लियरली दे दी। आप बताइए क्या पीर साहब में और मुरीद में अंडर इन्फ्लुएंस एज्यूम किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होगा? पीर साहब, शाबाश।
चलिए हम अब इस, अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर मुरीद कोई प्रॉपर्टी नाम कर दे और बाद में उसे पता चले कि पीर साहब में कोई मसला है, जो वो समझ रहे थे वो वैसे नहीं, फर्ज कीजिए और मेरे साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ, कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में जाके कहते हैं जी ये जो एग्रीमेंट मैंने किया प्रॉपर्टी सेल करने, इसे कैंसिल किया जाए। पहला क्वेश्चन, क्या कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करेगा? कोर्ट क्या मरीज से ये कहेगा भाई साबित करो कि अंडर इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? नहीं कहेगा। एज्यूम क्या किया जाएगा? अंडर इन्फ्लुएंस है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एजम्पशन का कि दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दिया जाएगा। कोर्ट पीर साहब को बुलाएगी, क्या पाइए अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डोमिनेटिंग पार्टी, पीर साहब के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। उन्होंने क्या साबित करना है कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। अजम्पशन का मतलब समझे, अजम्पशन का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट दूसरी पार्टी को सफाई का मौका ही नहीं देगी, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टी इल्जाम लगा रही है उसने साबित नहीं करना, जिस पे इल्जाम लगा है उसने साबित करना है। नॉर्मली क्या होता है कि जो पार्टी कोई एक्ट कर रही, कोई इल्जाम लगाती है ना, उसने अपना इल्जाम साबित करना होता है। लेकिन ये वो रिलेशंस हैं, देखिए क्वेश्चन में इसी तरह था, क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? जो पार्टी ये कहती थी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? कहती थी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज हुआ है। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या है कि ये वो रिलेशंस हैं जिनमें लॉ एज्यूम कर रहा है कि अंडर इन्फ्लुएंस है। अगर इन रिलेशन में से कोई रिलेशन चला गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस का इल्जाम लगाने वाले से नहीं कहेगा साबित करो, वो एज्यूम करेगा अंडर इन्फ्लुएंस था। वो जिसके खिलाफ कहा गया है कोर्ट उसे कहेगा कि तुम साबित करो कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। समझ आ रही है बात? लीगली असल में कहानी टिकी है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो अगर रिलेशन ये वाला रिलेशन है जिनमें कोर्ट एज्यूम करता है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे, और अगर इनके अलावा कोई रिलेशनशिप आ गया तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहेगा कि इन्फ्लुएंस है, जो इल्जाम लगाएगा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स तो हमने पढ़ ली जिनमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम या ज्यूम किया जाता है। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी जिनमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, शायद किताब में लिखी गई, फियांसे एंड फियांसी, वो एग्जांपल लिखी हुई है। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इंगेजमेंट अगर हो दो पार्टीज की, इसमें भाई एग्जांपल लिखी है, देखें लिखी हुई है, किस में लिखी है? क्या उन एग्जांपल्स में लिखी है जिनमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, या उनमें है जिनमें नहीं किया जाता? इसका मतलब है अगर इंगेजमेंट हुई है सिर्फ तो पार्टीज में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा, लेकिन अगर मैरिज हो गई तो फिर अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम, फियांसी एंड फियांसे को लॉ ने कहा अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करेंगे, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वाइफ कोर्ट में जाके कहती है कि उसके हस्बैंड ने थ्रेट किया था उसे, किसी थ्रेट का लफ्ज़ तो खैर नहीं कहना चाहिए मुझे, वरना वो क्वेश्चन की तरफ चेंज चला जाता है, कि उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके तो मेरी जो शादी की जितनी भी ज्वेलरी थी वो मेरे से ले ली है, और एग्रीमेंट कर लिया है, अब मैं वो एग्रीमेंट कैंसिल करवाना चाहते हूँ। क्या कोर्ट एज्यूम करेगा अंडर इन्फ्लुएंस या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, जब कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस एज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट फिर उस वाइफ से क्या कहेगा कि सबूत लेके आओ, किस चीज का? कि अंडर इन्फ्लुएंस था। यानी अब की बार साबित किसने करना है? जो पार्टी इल्जाम लगा रही है उसने। क्यों भला? क्योंकि इस रिलेशनशिप में लॉ अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं करता। इसका मतलब केस स्टडी के अंदर सबसे अहम चीज जो आपने डिसाइड करनी होगी ना, वो ये कि जिन दो पार्टीज का जिक्र कर रहा है उनके दरमियान में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है या नहीं किया। अगर रिलेशन ऐसा है कि अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है तो फिर हम कहेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर नहीं है, दूसरी पार्टी के ऊपर।
और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता तो फिर जो इल्जाम लगा रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है। आगे चलते हैं, क्रेडिटर एंड डेटर। फियांसी एंड डोमिनेटिंग, इसमें लॉ ने क्लियर नहीं बताया, दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग हो सकता है, क्लियर नहीं। आगे चलते हैं, क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर एंड, आपको बताया था ना लॉ में क्रेडिटर हो उस बंदे को कहते हैं जिसको पैसे देने हो। क्या बैंक क्रेडिटर होता है जिससे लोन लिया हो? बैंक से लोन लिया है, क्या बैंक क्रेडिटर होगा? अगर अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, अकाउंटिंग के टीचर आपको बताएंगे बैंक क्रेडिटर नहीं है, बैंक को लेंडर कहते हैं। लेकिन लॉ हर पेएबल हर लायबिलिटी के लिए वर्ड क्या यूज करता है? क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर, हालांकि डेटर ने पैसे देने हैं और बाज़ औक़ात वो क्रेडिटर बड़ा तंग करता है उसको, लेकिन लीगली लॉ क्या कहता है? इन दोनों में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मालिक मकान और किराएदार, क्या इनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट, इनमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। अब सुन लीजिए आपने करना क्या है। ये चूंकि कंसेप्ट केस स्टडी में ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको एक एक एग्जाम्पल को समझना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन है कि आप इन हेडिंग्स को और इनके साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल ही चाहे एहतियातन याद भी कर लें। इन एग्जाम्पल्स को एहतियातन याद भी कर ले, वरना मोर देन 80% चांसेस है कि इसमें से रटे वाला सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा? केस स्टडी। और इसमें सबसे अहम स्किल आपकी क्या होगी केस को सॉल्व करने के लिए? ये पहचानना कि ये रिलेशनशिप कौन सा है, ये राइट कैटेगरी में है कि लेफ्ट वाले। क्लियर जी? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ में कौन डोमिनेट है कौन नहीं है, इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। जरूरत क्यों नहीं है भला? इसमें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम ही नहीं किया जाएगा। इनमें ज्यादातर सिचुएशन में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन डोमिनेटिंग पार्टी है। लेकिन अगर कोई एग्जांपल ऐसी है जिसमें पता नहीं चलता, जैसे फियांसी एंड फियांसी वाली एग्जांपल, तो उसमें केस स्टडी के फैक्ट से पता चल जाएगा, 100% कंफर्म है। वो केस स्टडी में बताएगा कि कौन किसके पैसे लेके तो भागा है, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि किसने डोमिनेट किया है किसी दूसरे की पोजीशन को। जी अच्छा, आप सुन लीजिए, इनका ब्रदर एंड सिस्टर में क्या होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी रिलेशन हैं उनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दे दी वो तो 100 एग्जांपल के मुताबिक ही फैसला होगा। इसके अलावा जितने भी रिलेशंस हैं उनमें, इन एग्जांपल्स के अलावा जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें अज्यूम नहीं किया जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसमें जो पार्टी इल्जाम लगाएगी उसे साबित करना होगा। जी पूछिए। यहाँ पे अगर फर्ज कीजिए कोई हस्बैंड एंड वाइफ का कोर्ट में केस चलता भी है तो कोर्ट अज्यूम नहीं करेगी, वाइफ को साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। वाइफ को साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू, और ये मैं आपको सिर्फ सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का असूल बता रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ का नहीं बता रहा। मैं भी क्रिमिनल लॉ का रूल डिफरेंट हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। चलिए अच्छा, अब मुझे ये बताइए सबसे अहम चीज, क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि कोई भी केस स्टडी आपके सामने रखी जाए उसमें रिलेशनशिप हो तो आप पहचान लें कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर अनड्यू इसमें दूसरी चीज, क्या आप ये पहचान सकते हैं कि इसमें इस रिलेशनशिप में जो केस स्टडी में दिया गया है कोर्ट एज्यूम करेगा या नहीं करेगा? आपने पहचानना है कि उसने केस कौन सा दिया, इस लिस्ट में से दिया या इस लिस्ट में से। अगर साबित हो गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, अगर साबित हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वही वाइडेबल जो हमारा वो रूल था क्वेश्चन का, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ
एग्रीव्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज सुनिए, आपको एक केस जो है वो पहले हमारा एक टर्म यूज हुआ करती थी पर्दानशीन लेडी लॉ में। पर्दानशीन लेडी उस खातून के लिए टर्म इस्तेमाल नहीं होती जो कोई निकाब करती हो। लीगली पर्दानशीन लेडी से मुराद वो खातून होती है जो कि नॉर्मली घर के कामकाज में बिजी रहती हैं, जिन्हें बाहर के मामलात का, कानूनी मामलात का इतना अंदाजा नहीं होता। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे जो देहात में हमारी माएँ बहनें होती हैं उनको नॉर्मली कानूनी कार्रवाइयों का, कानूनी मामलात का अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग इनके साथ एग्रीमेंट करते हुए इनको ट्रू पिक्चर ना बताएं। तो इसी तरह का एक रियल केस है, उसको थोड़ा सा मैं चेंज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक गांव में एक चौधरी साहब ने अपना जो उनका किसान होता है उसके पास काम कर रहा था किसान, उसकी डेथ हो गई, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। चौधरी साहब की नज़र थी उस प्रॉपर्टी के ऊपर। चौधरी साहब उसकी बेवा के पास गए और उसे कहने लगे कि ये प्रॉपर्टी अगर आपने अब मुझे नहीं दी, बेची, मेरे खेत के साथ लगती है, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसके मैं आपको पैसे देता हूँ, अगर आपने मुझे नहीं बेची तो मैं गांव में मेरा असर और रसूख है, मैं पंचायत से कह के आपका हुक्का पानी बंद कर दूंगा, आपके बच्चों के साथ कोई खेलेगा, दूसरे बच्चे नहीं खेलेंगे, आपके साथ कोई मिलने नहीं आएगा। ऐसी बातें करके तो उसने उस बेवा खातून के साथ एग्रीमेंट, अब बेवा खातून को भी था कि मेरा अब कोई कमाने वाला तो है नहीं, पैसे तो मुझे चाहिए, तो उसने एग्रीमेंट कर लिया प्रॉपर्टी को बेचने का। चौधरी साहब ने प्रॉपर्टी की कीमत फर्ज कीजिए अगर 10 लाख थी तो उनको 2 लाख दे दिए। अब उन बेवा खातून ने अपने उसमें से अपना कुछ खर्चा मतलब गुजर बसर करना शुरू कर दी, कोई 50-60 हज़ार खर्च कर लिया। बाद में किसी ने उनको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी तो 10 लाख की थी। उन्होंने बेवा खातून ने कोर्ट में केस कर दिया कि इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से ये मेरे साथ एग्रीमेंट किया गया है, बराए मेहरबानी ये जो मेरा एग्रीमेंट है कैंसिल किया जाए और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाई जाए। यहाँ पे रुक के मेरा पहला क्वेश्चन, क्या लॉ इस सिचुएशन में प्रिज्यूम करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस? सिर्फ रिलेशन को सामने रखते हुए बताइए, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होगा? कितने स्टूडेंट का ख्याल है होगा और कितनों का ख्याल है नहीं होगा? नहीं वाले ज्यादा हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि नहीं होगा। इसकी रीजन सुन लें, अगर तो उसके हस्बैंड के साथ होता ना फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता। क्यों भला किया जाता? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, शाबाश, ये पिक कर लिया आपने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर ले। लेकिन इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो इनको साबित करना पड़ेगा। अच्छा फर्ज कीजिए इन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने कहा सर देखिए एक तो ये कि मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, मुझे मार्केट का अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि बाहर रेट किस तरीके से लगवाते हैं, कि इस तरीके से, और दूसरा देखिए इन्होंने प्राइस भी मुझे कम दी है। हालांकि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन है, लेकिन कुछ केसेस के डिसीजन में ना लॉ ने ये लिखा है कि ये अगर प्राइस मार्केट से सिग्निफिकेंटली कम होना तो ये एक इंडिकेशन भी होती है कि ट्रांजैक्शन फेयर नहीं है वैलिड, है वैलिड, एडिक्वेट कंसीडरेशन है। लेकिन फिर जब आप किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए ना तो सबूत के तौर पे इसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है, कोर्ट इसको कंसीडर करता है, फैसला इसकी बेस पे नहीं करेगा, फैसला इसकी बेस पे नहीं करेगा, कंसीडर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो पार्टी का झगड़ा होना तो कौन किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, कोर्ट ने इसका फैसला बाद में करना है कि जी किसके पास है क्या हथियार निकले क्या नहीं, लेकिन कोर्ट ये भी कंसीडर करते, फैसला इस बात पे नहीं होता लेकिन कंसीडर करती है कि ये वकूआ पार्टी ए के घर में हुआ कि पार्टी बी के घर में हुआ। अगर पार्टी बी के घर में ये वकूआ हुआ ना, इसका मतलब ये है पार्टी ए चल के बी के घर में गई है, तो ये इनका हो सकता है कि इरादा हो कुछ गड़बड़ करने का, वो तो बेचारे सुकून से अपने घर में बैठे थे। समझ रहे, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको प्रैक्टिकली कंसीडर, फैसला उसकी बेस पे नहीं किया जाता, फैसला ज़रा दूसरी बेस पे किया जाएगा, हो सकता है जो चल के गए बेचारे वही मारे गए हो, फैसला दूसरी पे, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर
करता है। उसी तरीके से जब उस बेवा खातून ने कोर्ट, उन्होंने कहा जी ठीक है कुछ हमें लग रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की साबित हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोर्ट ने पहला ऑर्डर क्या दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुल्ली कैंसिल किया जाए। और बेवा खातून से कहा जी आपके जो भी 10 एकड़ हैं आपको मिल जाएंगे, आपने इनके 2 लाख वापस कीजिए। और बेवा खातून ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा सर पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। कहा जी वो क्यों? कहा इसको पार्शली कर लें, पार्शली कर पूरा। कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो 50,000 खर्च कर चुकी हूँ और मेरा कोई और जरिया आमदनी नहीं है, बच्चे छोटे हैं, जो शोहर था उसकी डेथ हो गई है, मैं कहाँ से पैसे 50,000 इकट्ठे करके इसको दूंगी, यही प्रॉपर्टी थी। अब बताइए क्या इसमें वही रूल लगना चाहिए जो क्वेश्चन का था कि रिस्टोरेशन करो? जज कहे मुझे कोई पता नहीं है, जहां से मर्जी पैसे रेंज करो, प्रॉपर्टी तुम्हारी सारी तुम्हें वापस होगी, तुमने पैसे दे रहे, कैसा होना चाहिए? यहां पे इसलिए एक खसूसी प्रोविजन ऐड की गई कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो तो कोर्ट अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे का पूरा एब्सोल्युटली कैंसिल कर सकता है, और चाहे तो इसको कंडीशनली या पार्शली ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कोर्ट में थिंक फिट कैंसिल कर सकता है। जैसे इस सिचुएशन में जज ने क्या फैसला किया, उसने कहा जी जो कितना खर्च किया, 50,000 मार्केट वैल्यू के मुताबिक कितनी प्रॉपर्टी बनती है, फॉर एग्जांपल 10 में से पता चला 2 एकड़ बनती है। उन्होंने कहा जी 2 एकड़ चौधरी साहब के पास रहेगी, बाकी 8 एकड़ जो है वो वापस कर दीजिए बेवा खातून को, और बेवा खातून 1.5 लाख आपको वापस कर देगी। अब ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन उल्टाई पुल्टाई नहीं, क्या किया, पार्शली, यानी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिससे जज ने समझा सबके लिए फेवर है और ये फेयर है, और ये फेयर है भी। तो इसीलिए अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा एब्सोल्युटली भी रिसेंड खत्म हो सकता है, और ऑन पार्शली भी ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कोर्ट थिंक्स फिट। ये बात समझ आ गई है? चलिए, तो जब कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट पूछे ना तो ये एब्सोल्युटली और कंडीशन वाली बात जरूर लिखनी है। क्लियर जी? अब आपका इम्तहान है 3 मिनट में कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों की रिवीजन होगी। कंसेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन। अगर तो आपको दोनों कंसेप्ट्स आते हैं तो ये 3 मिनट में कंपैरिजन हो जाता है, और अगर दोनों कंसेप्ट नहीं आते ना तो 3 घंटे में भी नहीं होगा कंपैरिजन। तो मुझे बताइए क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्शन दोनों कंसेप्ट आपको? अभी इम्तिहान ले लेते हैं आपका। मैं आपको कोई एक फैक्टर बताऊंगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, आपने बताना है कि ये कंसेप्ट कोएर्शन पे कैसे अप्लाई होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। पहला, रिलेशनशिप। बताइए किस में रिलेशनशिप होता है और किस में नहीं? अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ब्लड रिलेशनशिप होना लाजमी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप डोमिनेटिंग पोजीशन होगी। कोएर्शन में भी रिलेशनशिप हो, में भी ना हो, भाई भी थ्रेट कर सकता है करने को। कोएर्शन में भी रिलेशनशिप हो, में भी ना हो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप जरूर होगा। टाइप ऑफ रिलेशनशिप इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप होगा जरूर। दूसरा पॉइंट, कंसेंट, थ्रेट। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसेंट का पर्पस, ठीक है, ये थ्रेट किया जाता है। इसमें क्वेश्चन में क्या होगा? थ्रेट, कंसेंट ली जाती है। कंसेंट कैसे ली जाती है? थ्रेट के जरिए से। क्वेश्चन में कंसेंट कैसे ली जाएगी? थ्रेट के जरिए से। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कंसेंट कैसे ली जाएगी? पोजीशन को डोमिनेट करके, अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए, उस रिलेशन का फायदा उठाते हुए। तो कंसेंट से हम क्या मुराद है? कंसेंट होना चाहिए था पूरा ये कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय, कि कैसे कंसेंट ऑब्टेन की गई है। नेचर ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन कौन सा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल प्रेशर, सिंपल। बाय हुम, क्वेश्चन पार्टी भी कर सकती है, स्ट्रेंजर भी, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस
वो पार्टी ही कर सकती है, स्ट्रेंजर नहीं। ठीक है, जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वही करेगी ना, स्ट्रेंजर तो नहीं करेगा। स्ट्रेंजर को तो आप लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। अंडर इन्फ्लुएंस हमेशा कौन करेगा? पार्टी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ऑन होम, ये भी बाय होम से मिलता जुलता है। ठीक है, बाय होम कौन करेगा? ऑन होम किस पे किया जाए? कोर्शन स्ट्रेंजर भी कर सकता है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस मेन पार्टीज के दरमियान होगा। वो आपको एग्जांपल दी थी, वो जफर सुपारी ने वो ताजिर के बेटे को किडनैप कर लिया था। अब इसमें, और ताकि वो दूसरे ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट कर ले, अब इसमें जो पार्टी कोर्शन एक्सरसाइज कर रही वो भी स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और जिस पे कोर्शन एक्सरसाइज हो रही है वो भी स्ट्रेंजर, लेकिन कोर्शन थी इसमें भी। अंडर इन्फ्लुएंस में तो ऐसा नहीं होगा। अंडर इन्फ्लुएंस तो डायरेक्टली ही पार्टीज को इमोशनली किया जाता है। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो इल्जाम लगाएगी पार्टी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है, पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और अंडर इन्फ्लुएंस में कुछ केसेस में एज्यूम किया जाता है, कुछ केसेस में एज्यूम। अंडर इन्फ्लुएंस कोर्शन आपको हर केस में प्रूफ करना पड़ता है, कोर्शन हर केस में प्रूफ करना पड़ता है। अंडर इन्फ्लुएंस कुछ केसेस में प्रूफ अज्यूम किया जाता है, कुछ में करना पड़ता है, यानी एजम्पशन के अलावा जितने भी केसेस। लेफ्ट साइड वाले सारे केसेस है, इनमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अंडर इन्फ्लुएंस। राइट साइड वाले जितने भी केसेस हैं प्रूफ कर, और इनके अलावा भी जितने भी केसेस हैं उनमें भी प्रूफ करना पड़ेगा अंडर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्वेश्चन है जी, क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है? क्राइम है? क्वेश्चन क्राइम है? अंडर इन्फ्लुएंस क्राइम है? नहीं है। रीजन, एग्रीमेंट करना। इसमें प्राइमरी रीजन क्या होती है? किसी ना किसी तरीके से एग्रीमेंट हो जाए क्वेश्चन में। अंडर इन्फ्लुएंस में प्राइमरी रीजन होती है एग्रीमेंट भी हो जाए और साथ में कोई अनफेयर एडवांटेज भी हो जाए। एग्रीमेंट भी हो जाए और अनफेयर एडवांटेज भी हो जाए। इसमें ज्यादा फोकस अनफेयर एडवांटेज पे है। क्वेश्चन में फोकस किसके ऊपर था? एग्रीमेंट हो जाए किसी ना किसी तरीके से। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। क्वेश्चन में रिस्टोरेशन बेनिफिट है अगर पार्टी सेंड करते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस में क्वेश्चन में फुल्ली होगी, क्वेश्चन में फुल्ली होगी, और अंडर इन्फ्लुएंस में फुल्ली भी हो सकती है और पार्शली ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कोर्ट थिंग्स फिट। पार्शली वाली एग्जांपल समझ आ गई चौधरी साहब वाली एग्जांपल के साथ। पार्शली जब कभी आपको लगे ना समझ नहीं आया, चौधरी साहब वाली एग्जांपल से इनमें आ जाए। जी कुछ क्लियर हुआ आपको? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस आज के लेक्चर में जो सबसे अहम चीज है ना, सबसे अहम, वो है एग्जांपल्स। और ये डिफरेंशिएट करना किन एग्जांपल्स में अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, किन में नहीं किया जा, इसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है। करेंगे जी? होम असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।